16 जुलाई साल 1945 सुबह थी, लेकिन सूरज अभी तक पूरी तरह उगा नहीं था और अमेरिका में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में वैज्ञानिक खामोशी से एक मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और फिर सुबह 5:30 पर वो हुआ जिसे देखकर इंसान खुद डर गया। एक जोरदार धमाका जिससे जमीन हिल गई, आसमान लाल हो गया और एक बड़े धुएं ने गुब्बारे की तरह बीच में से एक चमकदार आग का गोला उबला और एक मशरूम जैसा बादल बन गया। ऐसा लगता था कि मानो साक्षात सूरज ने खुद धरती को छू लिया हो। और ये नजारा देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर को गीता का एक श्लोक याद आ गया, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का संहारक। ये धमाका तो सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन इसके ठीक 20 दिन बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त साल 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यह नया आविष्कार कहर बनकर टूट पड़ा और इसमें एक ही पल में जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए और अगले 2 महीने में रेडिएशन के कारण मरने वालों की संख्या इससे 2 गुना ज्यादा हो गई और उसके बाद कई सारे लोगों को कैंसर, हैंडीकैप और शारीरिक बीमारियां हुई। ये तबाही देखकर जिस फिजिक्स के E=mc² सूत्र से रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यह परमाणु बम बनाया था, उस सूत्र के रचयिता यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जापान पर हुए हमले की खबर सुनकर दिन भर रोए थे। और इंसानियत ने पहली बार देखा कि विज्ञान जब अपनी संवेदना खो देता है तो वो राक्षस बन जाता है। जापान पर कहर बरसाने वाले 2 न्यूक्लियर बम यानी कि लिटिल बॉय और फैटमैन थे, जिसमें लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था और फैटमैन में प्लूटोनियम का। और ये दोनों ही तत्व बहुत ही खास है क्योंकि ये फिशन प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में होता ये है कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो ये फट जाते हैं और फटते ही ये बहुत ही तेज और अधिक ऊर्जा के साथ न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में जब एक परमाणु टूटता है तो एक छोटे से परमाणु के अंदर से भी बहुत ही तेज ऊर्जा निकलती है और साथ ही उनमें से निकलते हैं कई और न्यूट्रॉन्स जो बाकी परमाणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं और वो परमाणु और ऊर्जा के साथ और न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं और वो न्यूट्रॉन्स और परमाणु। इस प्रकार प्रचंड ऊर्जा का ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है जब तक यूरेनियम का संपूर्ण मास खत्म नहीं हो जाता और इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही न्यूक्लियर बॉम्ब का असली रहस्य है। इसे दोस्तों मैं और भी इजी करके समझाता हूँ जिससे एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी समझ सके। आपने दोस्तों वो कभी जिंगा वाला गेम खेला है जहाँ पर आप एक के ऊपर एक ब्लॉक रखते जाते हैं। इस जिंगा गेम में आप जितने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखते जाओगे वो गेम उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर उतना ही भारी होता जाएगा। और जब इसकी हाइट बहुत ही हाई या ज्यादा हो जाती है तब सिर्फ एक छोटे से बहुत ही कम वजन के ब्लॉक रखने पर भी ये पूरा ढह जाता है। सिमिलरली यूरेनियम और प्लूटोनियम के एनरिच मात्रा के तत्व इतने भारी होते हैं कि उनमें कुछ ही न्यूट्रॉन्स ऐड करने पर वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं और फट जाते हैं और असंख्य मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। एक यूरेनियम का परमाणु है जो चुपचाप शांत बैठा है जब तक कोई उसे छेड़े ना, लेकिन जैसे ही हम उस पर न्यूट्रॉन्स मारते हैं तो वो फट जाता है। अब देखिए फटने के बाद क्या होता है। जैसे ही ये यूरेनियम का परमाणु फटता है तो वो फटते ही बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा करता है और इससे उसमें से 3 न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन और यूरेनियम के परमाणुओं को फोड़ते हैं और फिर उनसे और न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं और ऐसे वही चेन लगातार चलती रहती है। और यही अनकंट्रोल्ड चेन जब हजारों परमाणुओं में एक साथ शुरू हो जाती है तो धरती कांप जाती है। मानो सूरज जितनी ताकत एक छोटी सी जगह में एक साथ प्रचंड मात्रा में पैदा हो गई हो, ऐसा भयानक विस्फोट होता है और यही होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट। साल 1945 में जापान की धरती पर यूज हुए लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम था और उस वक्त उसकी ऊर्जा 15,000 TNT बारूद जितनी थी।
लेकिन आज के दौर में ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने एडवांस बन चुके हैं कि अगर हम सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम ले तो वो 20,000 TNT जितनी ताकत दे सकता है, यानी कि 80 गुना घातक। और यही डरावना सच है। आज के परमाणु बम बहुत ही छोटे लेकिन भयानक होते हैं। अब चलिए जानते हैं जापान पर फूटने वाले लिटिल बॉय बॉम्ब ने कैसे काम किया था। तो लिटिल बॉय का डिजाइन एक गन जैसा था जिसके भीतर 2 टुकड़े थे। एक था सब क्रिटिकल मास और दूसरा सुपर क्रिटिकल मास। दोनों को ही चुस्त रूप से अलग अलग रखा गया था ताकि बम फटने से पहले खुद ही आपस में विलय होकर ना फट जाए। अब जैसे ही इस बम को गिराया गया, उसके पीछे लगे फिन्स उसे बैलेंस करने लगे। अंदर लगी बैटरी चालू हुई, सर्किट एक्टिव हुई और जब ये बम फेंकने के बाद जमीन से 1900 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो ट्रिगर ऑन हो गया और एक छोटा सा स्पार्क हुआ, जिस स्पार्क ने उसकी बैग में भरे कोरोडिएट पाउडर को जलाया और वो फटा और टंजेशन कार्बाइड डिस्क 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उससे आगे के बॉक्स में रखे एनरिच यूरेनियम 235 के क्रिटिकल मास से टकराई। और ऐसा होते ही क्रिटिकल मास की वैल्यू ट्रिगर हो गई और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स इंजेक्ट करना शुरू हो गए और फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक पल और फिर सब कुछ खत्म। इसमें से ऊर्जा इतनी ज्यादा निकली कि 12,000 फीट का आग का गोला बना जो पूरे 60,000 फीट तक हाइट में ऊपर तक गया और जिसका तापमान था करीब 6,500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूरज की सतह जितना। और इस इतने बड़े विस्तार में जितने भी इंसान थे वो भाप बनकर उड़ गए, हड्डियां भी नहीं बची। और ये धमाका सिर्फ गर्मी नहीं लाया बल्कि आग की रफ्तार से शॉक वेव भी लाया। उसके आसपास की सभी इमारतें भी ध्वस्त हो गई और करीब 4 किलोमीटर का इलाका तो उसी वक्त भस्म हो गया। लेकिन जो रेडिएशन निकला वो एक अदृश्य जहर था जो कई 100 किलोमीटर में फैलता रहा और हफ्तों तक, महीनों तक और पीढ़ियों तक अपनी असर फैलाता रहा। ये बम सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार चाटा था। हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उसके बाद कई लोग विकलांग, खामी वाले और बहुत ही क्रिटिकल पैदा होते गए। ओपनहाइमर ने अपनी इस रचना पर पछतावा व्यक्त किया और वो जीवन भर पछताता रहा। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इसके बाद दुनिया के प्रत्येक मंच पर जाकर ये समझाया कि इस बॉम्ब को रोक दिया जाए, लेकिन विज्ञान की आवाज को राजनीति ने हमेशा के लिए दबा दिया। आज दुनिया के पास करीब 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उस वक्त के न्यूक्लियर बॉम्ब से तो हजारों गुना ज्यादा घातक। और आज दुनिया के करीब 10 देश इस राक्षस को अपनी गोद में पाल रहे हैं। ये ऐसा है मानो एक हाथ में खुला पेट्रोल लेके और दूसरे हाथ में चिंगारी को लेकर घूमना, कब इन दोनों का मिश्रण हो जाए पता भी ना चले। आज 80 साल हो गए हैं लेकिन हर देश इस राक्षस से डरता है। हिरोशिमा और नागासाकी के उस इंसिडेंट के बाद इस राक्षस को किसी भी देश ने आज तक चलाया नहीं है, बस इससे डराया है। लेकिन क्या आज हम इतने समझदार हो गए हैं कि इसे भविष्य में भी नहीं चला पाएंगे, या फिर बस किस्मत अब तक हमारा साथ दे रही है? ये कहानी एक विज्ञान कथा नहीं लेकिन हकीकत है। और सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या हमें इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।